हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है दोस्तों, या जो कि 6 सेमेस्टर में आपके आता है। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले क्या आपको बताऊँगा, इसमें मैं सबसे पहले जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो उसको डिस्कस करेंगे सारी यूनिट के, यानी कि यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4 और यूनिट 5। पाँचों यूनिट के 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, जो कि आपको 20 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट हम लोग उठाते हैं। तो देखिए, अगर मैं सबसे फर्स्ट यूनिट उठाऊँ तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट है उसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, डिफाइन द टर्म एनडीटी, है ना, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है, इसको हमें बताना है ना। तो ये क्वेश्चन आपको 2016 और 2017 में पूछा गया है और 18 में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए, अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं कि एनडीटी क्या होता है, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी मटेरियल है या फिर हमने बनाया है या फिर ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं उसमें कोई भी फ़्लो पता करना चाहता हूँ, ठीक है, कोई भी फ़्लो पता करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये एनडीटी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसमें एक फ़ायदा है, जब हम फ़्लो पता करेंगे दोस्तों, तो उसको हम ब्रेक नहीं करते, जो मटेरियल है उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाते, ब्रेक नहीं करते। विदाउट ब्रेकिंग हम उसके अंदर से फ्लॉज निकालते हैं। तो ये है एनडीटी। आइए देखो, हम इसमें क्या करते हैं, देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रेफर टू अ मेथड ऑफ डिटेक्टिंग इंटरनल फ्लॉ। देखो कौन से फ्लॉ पता कर रहे हैं हम लोग, इंटरनल फ्लॉज इन इंजीनियर मटेरियल, कोई भी इंजीनियर मटेरियल हो सकता है हमारे पास, विदाउट ब्रेकिंग दैम, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको तोड़ नहीं रहे हैं, और इंटरनल फ्लॉज का डिटेक्ट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, एनडीटी। ठीक है, एनडीटी मेथड्स भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, एनलिस्ट वेरियस फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, वेरियस फील्ड हमको बताना है। देखो, वेरियस फील्ड ऑफ एप्लीकेशंस, तो सबसे पहले क्या है, ये जो एनडीटी इस्तेमाल होता है ये फ्लो डिटेक्शन एंड एवोल्यूशन में इस्तेमाल होता है। फिर लीक डिटेक्शन, या फिर कोई भी लीकेज वगैरह ना हो आपके हैं मटेरियल के अंदर, तो वो लोकेशन डिटरमाइन के कहाँ पर है फ्लो आपका दोस्तों, वो। फिर डायमेंशनल मेजरमेंट, कितने डायमेंशनल का है ना, क्या डायमेंशन है उसकी। तो दोस्तों इन सब के लिए ये क्या है, फील्ड हो गए एप्लीकेशन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। हमको बताना है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है। यानी कि ऊपर हमने पढ़ा एनडीटी यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो देखो, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें भी हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग बेसिकली फ्लो वगैरह पता लगाते हैं, टेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें टेस्ट क्या करते हैं कि जो हमारे पास मटेरियल वगैरह है उसकी प्रॉपर्टीज़, इलास्टिसिटी है या नहीं, है ना, स्टिफनेस है उसके अंदर या नहीं, फिर रेजिलेंस है या नहीं, डक्टिलिटी है नहीं, है ना, या फिर हार्डनेस कितनी है उस मटेरियल की, तो ये सब पता लगाते हैं। तो इसमें आपको ये याद रखना है, जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मटेरियल होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार के बाद ये ब्रेक भी हो जाते हैं। जैसे हम लोग एक मटेरियल की हार्डनेस तय कर रहे हैं, है हार्डनेस का पता लगा रहे हैं, और हम लोग इतना फोर्स लगाते रहे तो उसमें पता चला कि वो टूट ही गया, है ना। तो दोस्तों वही, इसको दोबारा इसे यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। क्या टफनेस है, ठीक है, फॉर डिफरेंट यूटिलिटीज़, दीज नेसेसिटीज टेस्टिंग ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो यही प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं दोस्तों, इनकी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहलाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीटी और एनडीटी, यानी कि जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मटेरियल होते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस यही है, इट इंक्लूड मेजरिंग वेरियस मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे स्टिफनेस, रेजिलेंस, डक्टिलिटी, हार्डनेस, टफनेस वगैरह, है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। जबकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है,
इंट्रिगिटी ऑफ मटेरियल, है ना, इट इज यूज टू डिटरमाइन द इंट्रिगिटी ऑफ मटेरियल। इट डील इन फिजिकल टेस्टिंग, यहाँ पर फिजिकल टेस्टिंग होती है, जबकि यहाँ पर इट इज़ मोस्टली डील इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, यहाँ पर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि दोस्तों देखो, जब हमें किसी चीज़ की हार्डनेस टफनेस वगैरह चेक कर रही हैं तो भाई वहाँ पर जो इक्विपमेंट यूज़ करेंगे हम लोग वो हार्ड, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वो टूट भी सकता है, बड़े बड़े फोर्स वगैरह लगाते हैं हम लोग उसमें ना, बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। जबकि यहाँ पर जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम एनडीटी में, ये लेस कॉस्टली होते हैं। यहाँ के जो इक्विपमेंट है एसडीटी के इक्विपमेंट्स आर पोर्टेबल, यहाँ पर नॉन पोर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन सम कॉमन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यूज्ड इन टेस्टिंग। टेस्टिंग में कौन से कॉमन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यूज़ होते हैं उनको बताना है हमको। तो दोस्तों हमारे पास 5 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है टेंसाइल टेस्ट, सेकंड कंप्रेसिव टेस्ट, थर्ड शियर एंड बेंडिंग टेस्ट, फोर्थ टॉर्जन टेस्ट, फिफ्थ इम्पैक्ट टेस्ट। दोस्तों ये बहुत अच्छे टेस्ट हैं और आपका 10 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से किसी एक टेस्ट को अच्छी तरीके से आपको बताना होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट है हमारे पास कि कुछ हमको क्या बताना है, नेम द वेरियस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड। हमको बताने हैं कि जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड होते हैं वो कौन कौन से मेथड होते हैं, उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग, ठीक है। सेकंड होता है पेनिट्रेंट टेस्टिंग। देखो जो पेनिट्रेंट टेस्टिंग है दोस्तों, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि इसमें से भी आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरे एग्जाम में ये पेनिट्रेंट टेस्टिंग आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सा होता है, मैग्नेट पार्टिकल टेस्टिंग, फिर एडी करंट टेस्टिंग, फिर रेडियोग्राफी टेस्टिंग, फिर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। और इन दोनों के ऊपर तो अपने आप में एक यूनिट है, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड जो होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और जबकि हमारे पास डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेज के बारे में कि हमको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के एडवांटेज क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहला एडवांटेज यही है कि ये कॉस्ट सेविंग प्रोसीड्यूर होता है ना, क्योंकि हमें किसी भी मटेरियल को दोस्तों आपको पता है हमको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट ब्रेकिंग हम उसको के फ्लॉस उसमें पता कर लेते हैं, तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट क्या होगी, कम लगेगी, ठीक है। एनालिसिस ऑफ पार्ट कैन बी डन विदाउट ब्रेकिंग इट, देखो है ये पहला पॉइंट यही आ गया। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। सेव द टाइम प्रोडक्ट एवोल्यूशन, प्रोडक्ट एवोल्यूशन में टाइम भी सेव करता है दोस्तों। पोर्टेबल मोड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का पोर्टेबल मोड है, ठीक है ना, यानी कि ये नहीं कि एक ही जगह हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं, नहीं, पोर्टेबल, क्योंकि हमको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिक्स कोई पॉइंट ही नहीं होता हमारा। फिर अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको 2017-18 में पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्ट, कि आप लोग डिफेक्ट से क्या समझते हो। तो देखो एज यू ऑल नो, सबको पता है कि डिफेक्ट क्या होता है, कोई भी हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी मटेरियल है, या फिर हमने कुछ भी बनाया हुआ है या फिर बना हुआ ऑलरेडी है हमारे पास, उसमें कमी निकालना, उसमें डिफेक्ट निकालना, है ना। तो वो क्या होता है हमारा, क्या होता है, डिफेक्ट होता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एनी इंटरप्शन इन नॉर्मल फिजिकल कंपोजिशन ऑफ अ पार्ट, कोई भी पार्ट है नॉर्मल कंडीशन में अपना, है ना, उनमें कुछ भी इंटरप्शन है, डेट इज रिजेक्टेबल, जो कि हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, है ना। हमने मान लो 500 पीस बनाए, उसमें से एक भी पीस खराब बना और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, वो क्या है हमारा डिफेक्ट, कि भाई उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा तभी तो हमने उसको रिजेक्ट किया। दीज इंटरप्शंस में अकर इन द बेस मेटल, अब ये जो इंटरप्शंस है दोस्तों कहाँ पर आ सकते हैं, बेस मेटल के अंदर आ सकते हैं, या फिर वेल्ड मटेरियल के अंदर आ सकते हैं, कोई भी HAZ यानी हजारदस डिसकंटिन्यूस हो सकती है, ठीक है, विच डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, है ना, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। यानी कि हमने कोई भी पार्ट बनाया और हमने उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि हाँ भाई ऐसा पार्ट बनना चाहिए, इसकी डायमेंशन ये होनी चाहिए, इसकी डायमेंशन ये होनी चाहिए, ठीक है। तो और
वो चीज़ हमको प्राप्त नहीं हुई, तो कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट आ गया होगा, इसीलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, जब इंस्पेक्शन होता है तब ही ज़्यादातर पीसेस को रिजेक्ट किया जाता है, हमारी जो क्वालिटी होती है या फिर जो हमारा स्टैंडर्ड होता है उसे मैच नहीं करता, इसीलिए उसी को हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज ऑप्टिकल इंस्पेक्शन। हमको बताना है ऑप्टिकल इंस्पेक्शन क्या होता है। देखो, इसमें हो क्या रहा है, इसमें एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल को हम एग्जामिनेशन करते हैं यार, मटेरियल को अच्छी तरीके से देखते हैं, क्या है, आंखों से, है ना। ऑप्टिकल का मतलब आप लोग समझ पा रहे होगे कि अपनी आईज से देखते हो। कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर कंडीशन ऑफ नॉन कन्फर्मेंस यूजिंग लाइट एंड आई। इसमें वही बता रहा है कि जो हमारा मटेरियल है दोस्तों, या फिर कंपोनेंट है, या फिर कोई भी प्रोडक्शन है ना, उसकी कंडीशंस को देखते हैं हम अपनी आंखों से कि कैसी कंडीशन है उसकी, या फिर लाइट का यूज़ करके, ठीक है। और एलोन और कंजक्शन विद द वेरियस एड। आपको याद रखना है, ऑप्टिकल इंस्पेक्शन में हम लोग अपनी आंखों से मतलब लाइट का यूज़ करके अपनी आंखों से एग्जामिन करते हैं अपने मटेरियल का, ताकि उसके अंदर कोई खराबी वगैरह हो तो हम उसको रिजेक्ट कर सकें। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं, डिफाइन कॉन्ट्रैस्ट रेशियो और कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। ठीक है, इसको हमको बताना है। तो एज यू ऑल नो, आपको ऑलरेडी पता है, जैसे आपने देखा भी होगा, जब हमारी ब्राइटनेस है ना हमको बढ़ानी हो तो कहते हैं ना कॉन्ट्रास्ट कम करो, तो वही सब चीज़ है दोस्तों। बेसिकली ये डिस्प्ले से रिलेटेड है ना, यानी कि विजुअल किस तरीके से हम लोग के हमारे कलर को ब्राइट करना है या फिर कम करना है, तो वही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो समझिए, कॉन्ट्रैक्ट रेशियो क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ ल्यूमिनेंस ऑफ ब्राइटनेस कलर, है ना, ब्राइटनेस कलर का ल्यूमिनेंस टू डेट द डार्केस्ट कलर दैट द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। वही कि कितना डार्क रखना है, कितना वो रखना है, ब्राइट रखना है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, ब्राइट कलर डिवाइड बाय डार्क कलर बोल सकते हो आप लोग, ल्यूमिनेंस। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट सेंसिटिविटी की बात करूं, तो इट इज़ अ विजुअल एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड। उस ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड के बेसिस पे हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ विजुअल फंक्शन। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है विजुअल फंक्शन के लिए, है ना। क्या उसकी कॉन्ट्रैक्ट सेंसिटिविटी है, उसके बैकग्राउंड कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन। हमको फैक्टर बताने हैं जो विजुअल इंस्पेक्शन की क्वालिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर यही है दोस्तों, द क्वालिटी ऑफ द डिटेक्टर। डिटेक्टर की क्या क्वालिटी है वो फैक्टर अफेक्ट करता है। लाइटनिंग एंड कंडीशन, क्योंकि आपको पता है विजुअल इंस्पेक्शन होना है, यानी कि अपनी आंखों से हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, है ना। विजुअल बहुत सारी मशीन्स वगैरह होती हैं विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए दोस्तों, तो वहाँ पर लाइटिंग कैसी है, लाइटिंग कंडीशन कैसी है, वो अफेक्ट करता है। क्वालिटी ऑफ द डिटेक्टर, जो क्वालिटी क्या है डिटेक्टर की, जो कि डिटेक्ट करेगा। ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेस द विजुअल डाटा, क्या कैपेबिलिटी है दोस्तों। ये जो तीन फैक्टर हैं यही अफेक्ट करते हैं कि क्या क्वालिटी है हमारी विजुअल इंस्पेक्शन की। अब हम बात करते हैं हमारे पास मैनुअल इंस्पेक्शन और ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, आप लोगों को पहले से पता ही है मैनुअल का मतलब क्या होता है, हम लोग अपने हाथों से या फिर मैनुअली जो भी वर्क करते हैं, है ना, मैनुअली इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो हमारा मैनुअल इंस्पेक्शन में आ गया। ऑटोमेटिक में मशीन्स के द्वारा ऑटोमेटिक हो रहा है, ह्यूमन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप यही लिख सकते हो, पहले हमारे पास इतनी ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी, रोबोट वगैरह नहीं थे, तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया मैनुअल इंस्पेक्शन। और ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ बिकम मोर कॉमन नाउ डेज, और आजकल ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन बढ़ गया है, ताकि हमको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिले और हमें कम इनपुट देना पड़े, कम समय में ज़्यादा आउटपुट हमको मिले। तो इसीलिए हम लोग ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इंस्पेक्शन के लिए। और देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन क्या होता है, ज़्यादा प्रिसाइज भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वर्क इज परफॉर्म बाय इंस्पेक्टर इटसेल्फ। यहाँ पर जो मैनुअल इंस्पेक्शन होता है, तो कोई ना कोई एक ऑपरेटर होगा या फिर कोई भी इंस्पेक्टर होगा, यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग वगैरह होगा जो कि इंस्पेक्शन करेगा मैनुअली जाकर वहाँ। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर और डिटेक्टर के द्वारा ही हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं।
इट वेरी यूज इन वेरी स्मॉल प्रोडक्शन एप्लीकेशन। तो देखो एक आदमी अगर इंस्पेक्शन करता है तो बहुत स्मॉल प्रोडक्शन एप्लीकेशन का ही इंस्पेक्शन कर सकता है एक बार में। जबकि अगर मैं ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर इंस्पेक्शन की लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है, द इंस्पेक्शन कंडीशन कैन बी क्लोजली कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर तो थोड़ा बहुत स्मॉल प्रोडक्शन होगा उसी के लिए वैलिड है। जबकि ऑटोमेटिक में तो भाई जो कितनी मशीन कितने भी इंस्पेक्शन हमें करना हो मशीन से इंस्पेक्शन करेंगे हम लोग कंप्यूटर की मदद से। तो हमारे पास जो कंपोनेंट होने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये जो हमने विजुअल इंस्पेक्शन पढ़ा अभी है ना, उसके फैक्टर्स भी हमने देखे, इसके एडवांटेज क्या है, क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि लेस कॉस्टली होता है ये। सेकेंड एडवांटेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, कैन बी ऑटोमेटिक ईजिली, ऑटोमेटिक भी हो सकता है क्योंकि आपको पता है, आपने अगर वीएम आइसोलेशन पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा ये। ठीक है, अब हम देखते हैं रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन कैन बी स्टोर्ड। जो हमारा देखो कितना बढ़िया, देखो कितना अच्छा पॉइंट है ये दोस्तों, कि देखो ऑटोमेटिक हो रहा है। और देखो पहले अगर मैनुअली हम लोग काम करेंगे तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है। जबकि यहाँ पर जो इसका रिजल्ट होता है उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन इज सिंपल एंड क्विक। इसके जो भी ऑपरेशंस होते हैं विजुअल इंस्पेक्शन के, बहुत सिंपल होते हैं और क्विक जल्दी भी हो जाते हैं। तो ये क्या हो गए, इसके एडवांटेज हो गए, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम डिस्कस करें कि हमको बताना है कि एनलिस्ट द वेरियस इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व इन विजुअल इंस्पेक्शन। देखो ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजुअल इंस्पेक्शन क्या है, तो इसका मतलब आपके लिए 10 नंबर में भी ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो मेथड यूज होते हैं इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है आपको। तो देखो हमको बताना है कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, है ना, या फिर एनलिस्ट एनी 5 डिवाइस यूज फॉर वीआई टेस्ट। तो देखिए 2017-18 में पूछा गया है, फिर 18-19 में भी पूछा गया है। तो देखिए अगर हम बात करें जो हमको इक्विपमेंट रिक्वायर होते हैं वीआई के लिए, सबसे पहले वेरिस्कोप, है ना, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और सीसीटीवी। तो ये क्या है, इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। इतना आपको याद रखना है। देखा, मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग करके देखते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप दोस्तों, टेलीस्कोप, है ना, तो आंखों से जो तो बेसिकली देखा जा रहा है विजुअल, आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट हमारे पास क्या है, कॉमन एनडीटी मेथड, है ना। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के मेथड कौन कौन से हैं, देखो ऑलरेडी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही देखो बताया था यहाँ पर एनडीटी मेथड के बारे में। आपने क्या पढ़ा था, देखो आपने देखे थे हमारे पास कौन कौन से एनडीटी मेथड थे। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये थे ना, ये विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग, पेनिट्रेंट टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, एडी करंट टेस्टिंग, रेडियोग्राफी टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, यही तो है। देखो सेकंड यूनिट ही ये है, कॉमन एंटिटी मेथड हमको बतानी है। अब देखिए इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2 नंबर के, वो देखिए। ये क्या है, इससे पता है क्या हेल्प होती है हमारी 2 नंबर के क्वेश्चन से। पहली बात तो देखो जो हम क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं तो 20 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो ऑलरेडी आप लोग वहाँ कर सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, इसीलिए हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ताकि हम लोग यूनिट पढ़ना स्टार्ट करें जब हम अपनी, तो हमको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यही है कि पेनिट्रेंट टेस्ट क्या होता है। देखो इसमें मैं आपको समझाऊं, अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर समझाऊं, तो यहाँ पर एक हम लोग क्या कर लेते हैं, एक टेस्ट स्पेसिमेन लेते हैं। ठीक है, यानी मान लो कोई भी हमारे पास वर्क पीस है या फिर है ना, मान लिया हमने ये हमारे पास स्पेसिमेन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कोटेड करेंगे, है ना। इसमें हमको फ्लो पता लगाना है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कोटेड करेंगे, किससे करेंगे, लिक्विड लिक्विड ऑफ फ्लोरोसेंट डाई, है ना। इसकी क्या करेंगे, हम इसकी कोटेड कर देंगे, या फिर इस पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा पेनिट्रेंट होगा ना, उसको हम लोग रिमूव करते हैं। मान लो इसके ऊपर हमने कोटेड किया, है ना, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा पेनिट्रेंट आ गया, उसको हम लोग क्या कर दिया, हमने रिमूव कर दिया।
उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, डेवलपर लगाएंगे। डेवलपर लगाते हैं इसके ऊपर, और डेवलपर लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसको, जो हमारे पास डेवलपर होता है ना, एक तरीके से इंक की तरह काम करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारा डिफेक्ट वगैरह होगा ना, वहां से हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। उस तरीके से हम लोग डिफेक्ट पता करते हैं। तो इसको और अच्छी तरीके से जब हम लोग पेनिट्रेंट टेस्ट पढ़ेंगे ना, तब आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस इतना याद रखना है कि बेसिकली हम कुछ नहीं, इसको हम लोग डिप करते हैं पहली बात तो, है ना। कोटेड करते हैं किससे, फ्लोरोसेंट डाई के अंदर। कोटेड करने के बाद उसके ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, डेवलपर अप्लाई करते हैं। और डेवलपर अप्लाई करने के बाद हमको पता चल जाता है कि किस तरीके से डेवलपर काम करता है, बेसिकली इंक का काम करता है। तो वहाँ पर देखो कलर के बेसिस पे हम लोग पता लगा देते हैं कि इसके ऊपर डिफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पेनिट्रेंट टेस्टिंग करते हैं। इसको और अच्छी तरीके से बाद में समझना आप लोग। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिट्रेंट टेस्ट, कि किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है पेनिट्रेंट टेस्ट को। तो यहाँ पर देखो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट और डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। देखो क्या मजा आ गया आपके लिए, तो कितनी अच्छी बात है आपके लिए। ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर मिला है कि कौन कौन से स्टेप हम लोग यूज करते हैं पेनिट्रेंट टेस्ट में। तो देखो सबसे पहले हम लोग सरफेस प्रिपरेशन करते हैं। हमने एक सरफेस बना दी, या फिर मैंने जो स्पेसिमेन आपको बताया था ना, उसकी सरफेस बना ली। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेंट। फिर डुवेल करते हैं हम लोग उसको। फिर रिमूवल ऑफ, यानी कि डुवेल मतलब दबा, वही पेनिट्रेंट, वही उसको हमने डुबाया उसमें, कोटेड किया। फिर रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिट्रेंट, जो एक्सेस पेनिट्रेंट होगा उसको रिमूव करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर, उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, डेवलपर लगाते हैं, जो कि एक इंक की तरह काम करता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंडिकेशन, फिर हमको पता लगाता है ना। इंस्पेक्शन होता है, फिर सरफेस क्लीनिंग होती है, या फिर वही हमको पता चल जाता है, जैसे कलर चेंज वगैरह होता है ना, उसमें डिफेक्ट होगा तो हमको पता चल जाता है, वहीं पर शो हो जाता है, ठीक है। तो वो ये वाले स्टेप्स हैं आपके पेनिट्रेंट टेस्ट में यूज होते हैं। तो आपके लिए कितनी अच्छी बात होगी, कितना अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। सॉरी दोस्तों ये आवाज की वजह से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एनालिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पेनिट्रेंट। कौन कौन से टाइप के पेनिट्रेंट होते हैं उसके बारे में हमको बताना है। देखो 2015-16 में 2 नंबर में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो पहला हमारे पास टेस्ट है वो कौन सा है, फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट। फिर विजुअल पेनिट्रेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट एंड विजुअल पेनिट्रेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हमें बताना है। तो देखिए किस तरीके से डिफरेंस है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट की बात करूँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है, इस ये एक डाई होती है इसके अंदर, ठीक है। डेट फ्लोरोसिस व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एक्सपोज ऑन देम। जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उसके ऊपर पड़ती हैं दोस्तों, डाई के ऊपर, है ना, तब ये फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट यूज होते हैं। मतलब एक तरीके से हम लोग वर्क में लाते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ रेड डाई, यहाँ पर क्या था, केवल डाई थी, है ना। और यहाँ पर क्या है, रेड डाई है। व्हेन प्रोड्यूसेस अ फाइन रेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द वाइट डेवलपर बैकग्राउंड। यानी कि देखो वाइट डेवलपर बैकग्राउंड होगा, ठीक है ना। उसके ऊपर दोस्तों हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली पता लगाते हैं कि कितनी रेंज है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना। वो सब चीज़ विजुअल पेनिट्रेंट का, विजुअल पेनिट्रेंट में होती है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्लोरोसेंट में, ये मोर सेंसिटिव होता है, ये कम सेंसिटिव होता है। और ये दोस्तों ये है ना, आपको पता है देखो जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आपकी आती हैं, गिरती हैं उस फ्लोरोसेंट के अंदर, ठीक है ना, उसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका वनरेबल यानी कि दूसरा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यानी वही कि ज़्यादा इसके धुआं वगैरह या फिर जो ही, इसीलिए मोर सेंसिटिव बोलते हैं इसको। जबकि ये क्या है, लेस वनरेबल कंटामिनेशन, ठीक है। अब हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फ्लोरोसेंट डाई क्या होती है। देखो ये 2015-16 में पूछा गया है, और 2016-17 में भी पूछा गया है, फ्लोरोसेंट डाई क्या होती है, ठीक है। तो देखिए फ्लोरोसेंट अगर मैं डाई की बात करूं, तो ये यूज़ कहाँ होती है, ये एब्जॉर्बन एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर के लिए यूज़ होती है। जब हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड क्या करते हैं, ऐड करते हैं,
ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर जब हम सोडियम क्लोराइड इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज़ बस, तब हमारी फ्लोरोसेंट डाई बनती है। और इसीलिए हम लोग यूज़ किसके लिए करते हैं, हम एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो भी एब्जॉर्ब किया उसकी बेसिस पे हमने इंडिकेटर हमको मिलेगा उसके बेसिस पे। अब हम बात करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों कि ये ड्वेल टाइम की बात हो रही थी ना पीछे, कि ड्वेल टाइम है क्या एक्चुअल में, है ना। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट में हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ड्वेल टाइम का, ठीक है। ये देखो 2016, 17, 18, 18, 19 सब में पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहली बात, ये ड्वेल टाइम इज ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम होता है, एक छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम होता है दोस्तों, है ना, फिक्स होता है। विच पेनिट्रेंट इज लेफ्ट, जब हम कोटेड करते हैं ना दोस्तों उसके ऊपर पेनिट्रेंट की, है ना, और एक्सेस पेनिट्रेंट हम लोग रिमूव करते हैं पेनिट्रेंट टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो कुछ पीरियड के लिए उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले, जो जो छोड़ दिया जाता है ना जिस पीरियड के लिए दोस्तों, ठीक है, ताकि जो कांटेक्ट होगा सरफेस के कांटेक्ट में आ जाए वो अच्छी तरीके से और सूख जाए अच्छा सा। तो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं ड्वेल टाइम, ठीक है। कोटेड करने के बाद हमने एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूव कर दिया और कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं हम लोग, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं ड्वेल टाइम। इतना ही आपको याद रखना है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों, तो हमारे पास है ये जो हमारे पास फेरोमैग्नेट होती हैं और नॉन फेरोमैग्नेट मटेरियल होते हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं डिफरेंस की बात करूं फेरोमैग्नेटिक और नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, तो ये क्या होते हैं, गेट मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ की देखो इसमें क्या होता है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, लेफ्ट टू राइट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये उसी डायरेक्शन में क्या होंगी, मैग्नेटाइज होंगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जबकि नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होती हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो इस साइड है तो ये इस डायरेक्शन में होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर सो मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, है ना, एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तब ये मैग्नेटिज्म शो करती हैं। जबकि ये जो मैग्नेटिज्म शो करती हैं दोस्तों एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये शो नहीं करती हैं, जबकि ये शो करती हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी ही जरूरी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होना, जबकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर है निकिल, Na, कोबाल्ट, Co, Fe, स्टील, है ना, आयरन स्टील, Se, MnO, FeO, NiO। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। जो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन होता है उसके एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग मैग्नेट का यूज़ कर रहे हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, वेरी क्विक एंड सिंपल टेस्ट प्रोसेस, बहुत सिंपल टेस्ट प्रोसेस होती है और बहुत जल्दी हम लोग कर लेते हैं। कैन डिटेक्ट बोथ सरफेस नियर सब सरफेस डिफेक्ट, है ना। फिर अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, व्हाट इज जाइलो फ्लोरेसेंट टेस्ट। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है आपके लिए। जाइलो फ्लोरेसेंट टेस्ट क्या होता है, तो देखिए जाइलो फ्लोरेसेंट टेस्ट की अगर मैं बात करूं, ये सिंपल होता है, रिलायबल होता है और इकोनॉमिकल टेस्टिंग मेथड होता है। यानी कि हर कोई इकोनॉमिकली इसको कर सकता है, ज़्यादा महंगा वगैरह भी नहीं होता, सिंपल होता है, आसान होता है, ज़्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं लगती, ठीक है। तो ये यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, डिफेक्ट जैसे सीम डिफेक्ट हो गया हमारा, फॉर्जिंग डिफेक्ट हो गया दोस्तों, है ना, पोरोसिटी हो गई, कोल्ड सट हो गया, फटीक क्रैक आ गया, और ऐसे क्रैक हमको पता लगाने हैं दोस्तों, ऐसे डिफेक्ट पता लगाने हैं तो हम लोग जाइलो फ्लोरेसेंट टेस्ट का यूज़ करते हैं। और इन अ वेराइटी ऑफ पोरस एंड नॉन पोरस मटेरियल के अंदर। अब हम बात करते हैं हॉल इफेक्ट के बारे में, ठीक है। अब ये हॉल इफेक्ट क्या होता है, देखो हॉल इफेक्ट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेटर इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हॉल इफेक्ट हो गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें हमारे पास क्या, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। क्लासिफिकेशन क्या क्या है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की, पहला तो ड्राई पार्टिकल इंस्पेक्शन हो गया,
सेकंड वेट सस्पेंशन इंस्पेक्शन हो गया, फिर मैग्नेटिक रबर इंस्पेक्शन। ये 3 इंस्पेक्शन दोस्तों हमारे होते हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो हमारे पास क्या है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑन विच परफॉर्मेंस ऑफ पेनिट्रेंट बेस्ड। जो हमारा पेनिट्रेंट की परफॉर्मेंस है किसके बेस पर होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हमको बतानी है। सबसे पहली बात सरफेस एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, पेनिट्रेंट यूज करते हैं हम लोग सरफेस के ऊपर ही तो यूज करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोग सरफेस एनर्जी, ठीक है। सेकंड, कांटेक्ट एंगल ड्रॉप, जो भी हमने उसमें पेनिट्रेंट यूज किया किस तरीके का कांटेक्ट है उस पर, ठीक है। एबिलिटी टू फिल अवॉइड, जो हमारा वॉइड है उसकी एबिलिटी फिल करने की, और डेंसिटी कैसी है उसकी, कितना पेनिट्रेंट कितना गाढ़ा है पतला है, किस कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग उस चीज़ के बारे में। अब हमारे पास है दोस्तों व्हाट इज स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है, तो इट इज ए टेंडेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, है ना, टू डिस्ट्रीब्यूट इट सेल्फ विद अ कंडक्टर। जो हमारा अल्टरनेट इलेक्ट्रिक करंट है कंडक्टर के अंदर अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, with the current density being largest near the surface to the conductor decreasing at the greater depth। तो यहाँ पर दोस्तों स्किन इफेक्ट में बताया गया है, मान लो देखो इसको इस तरीके से समझिए। मान लो हमारे पास एक वायर है ये, ठीक है, मैंने क्या बनाया दोस्तों, मैंने मान लो ये वायर बना दिया, ठीक है। ये जो वायर है दोस्तों, तो आपने देखा होगा अगर मैं इसमें करंट का फ्लो कराऊंगा, किसका फ्लो कराऊंगा दोस्तों, इसमें जब मैं करंट का फ्लो कराऊँ, मान लो इस तरीके से मैंने करंट का फ्लो कराया, तो आपने देखा होगा जो करंट के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये इसके यहाँ पर तो आ जाते हैं कॉर्नर पे, जो हमारे पाइप हैं इसके कॉर्नर पे तो आ जाते हैं, लेकिन बीच का जो एरिया होता है दोस्तों, ये वाला जो एरिया होता है ये क्या रहता है, खाली रहता है। यहाँ पर करंट कोई भी करंट यहाँ पे कैरी नहीं होता, कॉर्नर पे होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, यही इसको बोलते हैं हम लोग स्किन इफेक्ट। यहाँ पे ये तभी जो लिखा है डिक्रीजिंग एट द ग्रेटर डेप्थ, डेप्थ के अंदर बीच में क्या है कम होता है, और सरफेस के पास कैसा होता है, लार्जेस्ट नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, लार्जेस्ट होता है सरफेस के, सर सरफेस पे क्या होता है ज़्यादा होता है। तो ये हो गया अपना स्किन इफेक्ट। इस तरीके से दोस्तों हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है। तो अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड यूनिट की तरफ। जो थर्ड यूनिट हमारे पास वो क्या है, हमारी रेडियोग्राफी टेस्टिंग। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग क्या होती है, अब देखिए इसके 2 नंबर के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास एटोनेशंस क्या होती हैं, ठीक है। अब एटोनेशंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एटोनेशन कैन बी डिफाइंड एज अ इंटरेक्शन ऑफ एक्स रे। आपको पता है एक्स रे क्या होते हैं, गामा रे क्या होती हैं। एक्स रे आपने देखा होगा जब आपकी हड्डी वड्डी टूट जाती है हाथ पैरों की, तो आपका एक्स रे होता है, वहां से हम लोग डिटेक्ट करते हैं कहाँ पे क्या फ्लो आया है ना, तो वही एक्स रे होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आउट एटोनेशन कैन बी डिफाइंड एज द इंटरेक्शन ऑफ एक्स रे विद मैटर। मैटर के साथ एक्सरे का इंटरेक्शन हो रहा है। अब मैटर कुछ भी हो सकता है, हमारे आसपास की चीजें सब कुछ मैटर ही है बेसिकली, है ना, जो कि टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। डेट में भी सॉलिड, जो क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी, है ना। एक्सरे का इंटरेक्शन हो रहा है इस चीज से, एंड सब्सिक्वेंट डिफ्रैक्शंस, स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। तो वही चीज़ ये एटोनेशन होता है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारा जो इंटरेक्शन है एटोनेशन क्या होता है, एक्सरे का मैटर के साथ इंटरेक्शंस, बस सिंपल, वो एटोनेशन होता है। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, या फिर कोई भी डिफ्रैक्शन हो, स्कैटरिंग हो, एब्जॉर्प्शन हो दोस्तों, ठीक है, वो एटोनेशन में कहलाते हैं। अब हमसे पूछा गया कि एक्सरे के बारे में बताइए, चलिए आप ज़्यादा जानते हो तो एक्सरे के बारे में बताइए कि एक्सरे क्या होती है, गामा रे कौन सी होती हैं। तो एक्सरे क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपकी रेडिएशंस होती हैं, और जो कि प्रोड्यूस होती हैं किससे, एक्सरे जनरेटर से। दीज आर एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ, अबाउट 1/10,000 ऑफ लाइट ऑफ इवन लेस। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं दोस्तों, एक्सट्रीमली शॉर्ट, कितनी, 1/10,000 ऑफ लाइट, और इवन उससे भी कम, इतनी शॉर्ट होती हैं एक्सरेज, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जबकि अगर मैं गामा रे की बात करूं दोस्तों, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं एक्सरे की तरह, विद अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इसकी भी बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ऑफ लेस देन 1/10 ऑफ नैनोमीटर, कितनी,
लेस देन 1/10 ऑफ नैनोमीटर, इतनी शॉर्ट होती हैं दोस्तों, एंड डिस्टिंग्विश ओनली बाय देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन रेदर देन देयर नेचर। ठीक है, और डिस्टिंग्विश अगर करना चाहोगे तो दोस्तों कहाँ से कर सकते हो, ओनली सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी गामा रे हो गई। अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो देखो आप सभी ने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं या फिजिक्स में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ा ही होगा कि हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, यानी कि हमारे पास मान लो ये मेटल की पीस है और यहाँ कोई सन है, यहाँ से क्या आ रही है आपकी रेस आ रही हैं दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ से क्या आ रही है, रेस आ रही हैं। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इजेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है दोस्तों, इजेक्शन हो रहा है। ठीक है, कहाँ से इजेक्शन हो रहा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ये, 1 मिनट सॉरी दोस्तों। हाँ देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। ठीक है ना, फ्रॉम द सेल ऑफ एटम आयोनाइज्ड डेड एटम एंड डेट आयोनाइज्ड डेट रिटर्न द इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल स्टेट विद द इमिशन ऑफ एक्स-रे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द। तो कुछ नहीं, आपको बस इतना सा याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मान लो हमारे पास ये पीस है, ठीक है, अब इसमें ऑब्वियस सी बात है पीस है तो यहाँ पर क्या होंगे, इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यह भी यहाँ से कोई भी रे आती है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इजेक्शन होता है, यहाँ से निकलते हैं ऊपर की तरफ। तो इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जो लिखा हुआ है एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा कि यही गया है दोस्तों, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेल, जो भी हमारे पास सेल है वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, ऑफ आइटम आयनाइज दैट एटम, जो हमारे पास एटम है उसको आयनाइज कर देता है, एंड दिस आयनाइज एटम लेड टू इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल स्टेट विद द इमिशन ऑफ एक्स-रे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटम। तो ये जो लिखा हुआ है दोस्तों आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, हमको एक्सरे और गामा रे जो हमारी होती हैं, गामा रे ओवर एक्सरे, गामा रे क्यों अच्छी है एक्सरे से, ठीक है ना, एडवांटेज हमको बताना है। सबसे पहली बात, जो एक्सरे होती है दोस्तों हमारे पास, उसकी पेनेट्रेट कैसी होती है, कम होती है गामा रे से। ठीक है, स्कैटरिंग इन गामा रे इज वेरी लेस कंपेरिजन ऑफ एक्सरे, और जो गामा रेज होती है उसकी स्कैटरिंग फैलती है तो स्कैटरिंग का मतलब वो भी कम होता है। इक्विपमेंट ऑफ गामा रेज आप पोर्टेबल इन स्टेट, जो इक्विपमेंट होते हैं गामा रे के पोर्टेबल होते हैं, तो पोर्टेबल अच्छे रहते हैं इनकम, अगर हम बात करें, है ना, पोर्टेबल ज़्यादा अच्छे रहते हैं। गामा रे रेडियोग्राफिक सेंसिटिविटी वेरी हाई, और इसकी रेडियोग्राफिक सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए गामा रे अच्छी मानी जाती है, गामा रे एडवांटेज ज़्यादा है एक्सरे के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है रेडियोग्राफ से आप लोग क्या समझते हो। तो देखिए, अगर मैं रेडियोग्राफी की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो, रेडियोग्राफ इज एन इमेज प्रोड्यूस बाय रेडिएशंस। रेडियोग्राफ कुछ नहीं, एक इमेज होता है जो कि रेडिएशन से क्या बनती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे देखो रेडिएशन कौन से होते हैं, बाय एक्सरे, या फिर रिकॉर्ड ऑन अ रेडियो सेंसिटिव सरफेस सच एज फोटो फिल्म, बाय फोटोग्राफिंग फ्लूरस, है ना, फ्लोरोस्कोप इमेज, यानी कि वही कि एक एक तरीके से एक फिल्म बनती है ना, फोटोग्राफिक फिल्म ली, है ना, तो वो हो गई हमारी रेडियोग्राफ। आपको याद रखना है, कुछ नहीं, ये एक इमेज होती है जो कि रेडिएशन से, जो कि आपके रेडिएशंस होते हैं दोस्तों उससे कैप्चर की जाती है, चाहे वो एक्सरे की मदद से कैप्चर की जाए या फिर फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह जो हमारी बनती है ना उस वजह से आती है। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है व्हाट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियोग्राफिक टेक्निक, कौन कौन सी रेडियोग्राफिक टेक्निक है। सबसे पहले जो टेक्निक है वो है इमेज मैग्निफिकेशन टेक्निक, फिर न्यूट्रोग्राफिक टेक्निक्स, कॉम्पैक्ट बैक स्कैटर टेक्निक, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, है ना। तो ये क्या हमारी 4 टाइप की टेक्निक्स हैं, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है, what are the advantage of using filter in scattering radiations। जो हमारे पास scattered radiations होते हैं उसके अंदर हम लोग, उसके एडवांटेज क्या है जब हम उसमें फिल्टर का यूज करते हैं।
तो सबसे पहली बात, अगर हम फिल्टर का यूज़ करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो आपने देखा था कम या फिर ज़्यादा कर लें हम तो, है ना, ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ज़्यादा क्लियर दिखने लगा, थोड़ा डार्क हो गया, है ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट कम किया तो ज़्यादा ब्राइट हो गया, तो वो सब चीज़ अराउंड द स्पेसिमेन एज। फिर रिड्यूस अंडरकट स्कैटर एट द एज ऑफ थिनर सेक्शन, ठीक है, रिकॉर्ड वाइड रेंज ऑफ स्पेसिमेन थिकनेस। तो ये दोस्तों आपकी क्या है, कुछ एडवांटेज हो गए। फिर हम लोग बात करें स्कैटरिंग फैक्टर के बारे में। स्कैटरिंग फैक्टर क्या होता है भाई, तो जो रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन टू स्कैटर्ड रेडिएशन, ट्रांसमिटेड रेडिएशन अपॉन स्कैटर्ड रेडिएशन क्या कहलाता है आपका, स्कैटर्ड रेडिएशन फैक्टर कहलाता है या फिर स्कैटरिंग फैक्टर कहलाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ रेडिएशन, है ना, नेचर ऑफ रेडिएशन क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ रेडिएशन रेफर टू द वेवलेंथ दैट अ रेडिएशंस, है ना, रेफर टू अ वेवलेंथ, वेवलेंथ को रेफर करता है, ठीक है, possesses when categorize a radiation as visual, infrared, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट एक्सरे, गामा रेज दोस्तों। तो ठीक है, ये क्या है, नेचर ऑफ रेडिएशन रेफर करता है कि वेवलेंथ कैसी है हमारी, है ना, क्या करता है, वेवलेंथ किस तरीके से है, उसकी जो रेडिएशन है दोस्तों, कौन सी कैटेगरी पजेस करती है ना, उसके बारे में हमको बताना है क्या रेडिएशन है, चाहे वो एक्सरे हो गई, चाहे गामा रे हो गई, आपकी वेवलेंथ हो गई, माइक्रोवेव हो गई ना, तो वही सब। फिर मेंशन द रिकमेंडेशन फिल्म हैंडलिंग, हमको बताना है कि जो हमारी फिल्म हैंडलिंग हम लोग करते हैं उसमें कौन कौन से हमको रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन वही है, स्टोर एट अ टेम्परेचर बिलो 24 डिग्री सेल्सियस। फिर स्टोर एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लोअर बिलो 60 डिग्री, है ना, 60%। स्टोर अवे फ्रॉम केमिकल हीट सोर्स, इरेडिएशन और वाटर, वहाँ से स्टोर करके रखना है हम लोग, ठीक है ना। बॉक्स ऑफ फिल्म शुड बी स्टैक ऑन एज विदाउट एनी प्रेशर, है ना। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फिल्म फ्रॉम कैसेट्स शुड बी डन ड्राई, क्लीन एंड डार्क रूम। इट शुड नॉट यूज आफ्टर देयर एक्सपायरी पीरियड। तो ये क्या है, रिकमेंडेशन है, फिल्म हैंडलिंग आप लोग किस तरीके से आप लोग को करनी है। अब हमारे पास जो यूनिट है दोस्तों, वो हमारे पास क्या है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। देखो ये भी एक तरीके से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ही है। अब इसके क्वेश्चंस जो हैं उसको हम लोग देखते हैं वन बाई वन। सबसे पहला जो है कि हमारे पास अल्ट्रासोनिक को डिफाइन करना है। तो देखिए अल्ट्रासोनिक होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर ये क्या है, कुछ नहीं है, ये एक साउंड एनर्जी है ना, जिसकी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी होती है 16,000 से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इट डिजाइन एज अल्ट्रासोनिक, जिसको हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और सब बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक मैकेनिकल एनर्जी का ही फॉर्म होती है। फिर यहाँ पर पूछा गया है पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो इट मीन प्रेशर इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन सॉलिड क्रिस्टलाइन डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस सच एज क्वार्ट्ज। यानी कि एक क्वार्ट्ज डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर इंड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर का फंक्शन क्या होता है उसको हमें बताना है। या फिर अ, जो अल्ट्रासोनिक मशीन होती है उसमें ट्रांसड्यूसर हम लोग लगाते हैं, उसका काम क्या होता है। तो कुछ नहीं, ये क्या कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन में, ठीक है, वो ट्रांसड्यूसर का काम होता है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है दोस्तों, व्हाट इज अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है फिर, ठीक है। तो ये अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर होता है सेंडिंग पल्सेस, देखो पल्सेस सेंडिंग आउट द अल्ट्रासोनिक वेव, द सब्सिक्वेंट ई को जनरेट अ वोल्टेज इन द ट्रांसड्यूसर विच इज सेंड टू पल्स रिसीवर। वही चीज़ है यहाँ पर बोला गया है। मान लो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर एक रिसीवर है या फिर पल्स है कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव को सेंड करता है, ठीक है। जो उसके सब्सिक्वेंट होते हैं, इको जनरेट होती है दोस्तों वहाँ पर, तो वो क्या करता है, उसको वापस कर देता है, रिसीव, है ना, किसको, रिसीवर के पास। तो वही अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर का काम होता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है जो ट्रांसड्यूसर होता है वो हमें क्या करता है, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है
है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोस्तों होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इतना बात आपको याद रखनी है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कपलेंट, कि कपलेंट का पर्पस क्या होता है। तो टू प्रोवाइड अ बेटर कॉन्टेक्ट बिटवीन द टेस्ट पीस एंड ट्रांसड्यूसर, टेस्ट पीस और ट्रांसड्यूसर के बीच का जो बेटर कॉन्टेक्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कपलेंट। ठीक है, टू एलिमिनेट द एयर गैप बिटवीन टेस्ट पीस और ट्रांसड्यूसर के बीच का एयर गैप को भी क्या करता है, एलिमिनेट करता है। व्हाट इज स्नेल लॉ, स्नेल लॉ क्या होता है दोस्तों, देखिए स्नेल लॉ इज अ लॉ विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ एंड वेलोसिटी ट्रांसमिटेड वेव, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बताता है, विदाउट कंसिडरिंग द वेव दोज आर रिफ्लेक्टेड वेव, देखो जो वेव रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं उनको कंसीडर नहीं करता है, और हमारे जो एंगल और वेलोसिटी के बीच में क्या बताता है, वेलोसिटी ट्रांसमिटेड वेव के बीच में रिलेशन बताता है स्नेल लॉ। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का एडवांटेज क्या है दोस्तों। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो यही है, फास्ट एंड रिलायबल मेथड होता है ये। फिर हाई सेंसिटिविटी परमिटिंग द डिटेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल फ्लो, इट इन्वॉल्व लो कॉस्ट एंड हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, लो कॉस्ट और हाई स्पीड ऑपरेशन। ठीक है, ये इसके एडवांटेज है। ओनली वन सर्फेस इज एक्सेसिबल, एक ही सर्फेस एक्सेसिबल होती है। तो ये दोस्तों क्या है, इसके एडवांटेज हैं, आपको समझ आ गए होंगे सारे एडवांटेज। और डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जब अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें स्किल टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है ना, और इंटरप्रेशन ऑफ इंडिकेशन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, रफ एंड इरेगुलर सरफेस आर डिफिकल्ट टू इंस्पेक्ट, हमारे पास रफ और इरेगुलर सरफेस निकल कर आती है दोस्तों, जिसका इंस्पेक्ट करना दोस्तों, इंस्पेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए यहाँ पर जो टेक्नीशियंस हम लोग यूज़ करते हैं वो टेक्नीशियन जो भी होता है उसको स्किल होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से आनी चाहिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, कपलेंट आर रिक्वायर कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस। फिर अगर हम बात करें या इसके एप्लीकेशंस की बात कर लो, कि एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक ऑन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी पे क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, देखो जब हम मोतियाबिंद हो जाती है किसी की आंखों में उसका ट्रीटमेंट, ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन, किडनी के स्टोन होते हैं उसका ब्रेक करना है ना, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट दोस्तों इसी अल्ट्रासोनोग्राफी से होता है दोस्तों। टू चेक द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस वाइल प्रेगनेंसी, अल्ट्रासोनिग्राफी से दोस्तों जो प्रेगनेंसी होती है ना, जब छोटे हुए बच्चे होते हैं पेट के अंदर, तो उसको भी अल्ट्रासोनिग्राफी से ही चेक करते हैं हम लोग ना, ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये क्या है देखो, अल्ट्रासोनिग्राफी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एन अल्ट्रासाउंड बेस्ड मेथड। आपने देखा ना पेट जब खराब होता है या फिर पेट में किडनी चेक करनी हो या फिर बेबी चेक करते हैं कि है या नहीं, तो दोस्तों अल्ट्रासाउंड हम लोग कराते हैं ना, तो वही चीज़ जिसको हम लोग डायग्नोस्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, इमेज टेक्निक होती है फॉर एग्जामिनिंग द बॉडी स्ट्रक्चर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड साउंड वेव। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूसिंग अ साउंड वेव, रिसीव द इको और डिस्प्लेइंग द इमेज। फिर व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन, जो वेव प्रोपेगेशन के कौन कौन से मोड हैं, जो हमारी वेव होती है किस तरीके से कहाँ कहाँ प्रोपेगेट करती है एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाती है। पहला लॉन्गिट्यूडिनल वेव, फिर सीयर वेव और सरफेस वेव, तीन तरह की वेव होती हैं। ठीक है, यहाँ बताना है व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा प्रेजेंटेशन के कौन कौन से मोड हैं। पहला स्कैन प्रेजेंटेशन, बी स्कैन प्रेजेंटेशन, सी स्कैन प्रेजेंटेशन, ये डाटा प्रेजेंटेशन के मोड होते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास क्या है, फिफ्थ यूनिट आ गई। देखो फिफ्थ यूनिट क्या है, स्पेशल एनडीटी टेक्निक्स के बारे में हमको बताना है। तो आइए ये हमारे पास लास्ट यूनिट है, इसको भी हम लोग खत्म करते हैं फटाफट से। आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हमको बताना है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ तो आपको पता है सबको, V = IR। ठीक है,
तो ये ओम्स लॉ होता है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, है ना। तो इस तरीके से आप लोग पता है, वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ हो गया, ये तो आपको लोग जानते हैं। आई क्या होता है, यहाँ पर करंट होता है, ठीक है, आपको पता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ प्रेशर ऑफ फोर्स, है ना, विच डायरेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव प्री-स्क्राइब्ड फॉर्मेट इन सर्टेन डायरेक्शन विद इन द कंडक्टिव मटेरियल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है, एक डायरेक्शन देता है, एक सर्टेन डायरेक्शन में ही, जो हमारे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो एक मेटल के अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है, इनको एक डायरेक्शन देता है कि आपको इस डायरेक्शन के तरफ ही दोस्तों क्या करना है, मूव करना है, ठीक है ना। जो भी हमारे कंडक्टिव मटेरियल, मान लीजिए हमारे पास कंडक्टिव मटेरियल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, एक डायरेक्शन में ही, सर्टेन डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, तो वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ब्रीफ में बताना है दोस्तों। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारे किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, बाय प्लेसिंग इन अ जोन ऑफ चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो मान लो, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता है कब होता है, मान लो हमारे पास जब हम एक जोन चेंज करते हैं, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का जोन चेंज करते हैं दोस्तों, है ना, तब दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है। यहाँ पर लिखा गया है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रिक करंट। एक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, कहाँ पर, कंडक्टर के अंदर, बाय प्लेसिंग इन एन जोन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पर रखे दोस्तों, ऐसी जगह रखे जहाँ वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, ठीक है, तब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज लॉ क्या होता है, आपको बताया d∅/dt, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंज लॉ हमको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो हमारी इंड्यूस करंट है दोस्तों, उसकी डायरेक्शन क्या है, यानी कि देखो माइनस साइन लगा होता है ना, -d∅/dt, आपने पढ़ा होगा लेंज लॉ, ठीक है। तो वही होता है लेंज लॉ, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है, जैसे अपोज द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी के कॉज को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है, ये क्या हुआ, लेंज लॉ। फिर हमको बताना है यहाँ पर मेथड ऑफ जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, कि कौन कौन से मेथड हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। तो सबसे पहला परमानेंट मैग्नेट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, बाय यूजिंग करंट कॉइल, है ना, इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। बाय यूजिंग चार्ज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का इंड्यूस करते हैं, तब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। अब हमको बताना है जो हमारे व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग एडी करंट टेस्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं एडी करंट टेस्टिंग में अफेक्ट करते हैं। तो आइए, सबसे पहला डिफेक्ट, फ्रिक्वेंसीज, ज्योमेट्री, कंडक्टिविटी और प्रोसिमिटी, ये 5 फैक्टर हैं जो कि एडी करंट में क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, या फिर, है ना, अफेक्ट करते हैं दोस्तों। चलो अफेक्ट करते हैं, अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि एडी करंट होता क्या है, तो वो यही है, व्हाट इज एडी करंट। तो वैन मैग्नेटिक फ्लक्स, दोस्तों देखो ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है थोड़ा बहुत, इसलिए आपको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, लेकिन आप समझिए, सिंपल है ये, आपने कई बार आपने लिखा भी होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दोस्तों, है ना, थ्रू अ कंडक्टर चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है कंडक्टर के अंदर, तो वहाँ पर इंड्यूस करंट आर सेटअप इन अ क्लोज्ड पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। दीज करंट आर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम एडी करंट बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं बताया, ये बताया गया है मैग्नेटिक फ्लक्स दोस्तों कब होता है, जब मान लो एक कंडक्टर के अंदर कोई भी चेंज होता है दोस्तों, है ना, और जो हमारा इंड्यूस करंट होता है दोस्तों, एक सरफेस के अंदर मान लो इंड्यूस करंट है, ठीक है, और उस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तब एडी करंट आपका आएगा, उसको हम एडी करंट बोलते हैं, ठीक है, आया समझ। इंड्यूस करंट जब हम सेट करते हैं कोई भी क्लोज पाथ के अंदर, एक सरफेस के अंदर है ना,
कंडक्टर की सरफेस के अंदर कोई भी हम लोग इंड्यूस करंट क्या कर रहे हैं, एक सेट कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स के, तब एडी करंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विच टाइप ऑफ प्रोब इज यूज फॉर रेस्ट्रिक्टिंग स्पेस एंड वाई। कौन से टाइप के प्रोब यूज करते हैं हम लोग, पेंसिल प्रोब यूज करते हैं रेस्ट्रिक्टिव स्पेस के लिए। क्यों? दीज आर अवेलेबल विद अ स्ट्रेट और बेंड शाफ्ट, ये अवेलेबल हैं स्ट्रेट और बेंड शाफ्ट, विच फैसिलिटेट द इंस्पेक्शन ऑफ स्मॉल डायमीटर बोर्ड्स। चलो, यहाँ पूछा गया विच टाइप ऑफ प्रोब इज यूज टू इंस्पेक्ट द इनसाइड डायमीटर, कौन से टाइप के प्रोब हम यूज करते हैं। ठीक है, बोल्ट होल प्रोब। फिर इमल्सिफायर क्या होता है, इमल्सिफायर सबस्टेंस होते हैं, ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि हम लोग ऐड करते हैं कहाँ पर, पेनेट्रेंट के अंदर, विद हेल्प पेनेट्रेंट टू रिमूव फ्रॉम द पार्ट ऑफ राइजिंग विद वाटर ओनली, है ना, वाटर में जब डालते हैं ऊपर आ जाता है दोस्तों, इमल्सिफायर वही यूज होते हैं। आपने देखा भी होगा, जब ऑयल आपने देखा ना, पानी में ऑयल की बूंद डाल के देखना, तब आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। फिर यहाँ पूछा गया है व्हाट इज एकॉस्टिक इमिशन, एकॉस्टिक इमिशंस क्या होते हैं, तो देखिए द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग ट्रांजिएंट elastic wave during the releasing of energy from localized source with a solid material is called acoustic emission। तो acoustic emission में क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं किस चीज को, ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिक वेव को जनरेट कर रहे हैं। कब जनरेट कर रहे हैं, जब एनर्जी का रिलीज हम लोग करते हैं। ठीक है, कहाँ से, लोकलाइज सोर्स से, कहाँ पर, सॉलिड मटेरियल के अंदर जब हम लोकलाइज सोर्स से एनर्जी का रिलीज करते हैं दोस्तों, है ना, और उसके साथ क्या हो रहा है, जब हम उसके उस तब हमें जनरेट करते हैं हम लोग ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिक, उसको हम लोग एकॉस्टिक इमिशंस बोलते हैं। ठीक है, अब हमको बताना है, देखो ये थोड़ा बहुत आपको कम पता है, क्यों समझ आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का पार्ट है इसलिए आपको थोड़ा कम समझ आ रहा है, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंशन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी क्या होती है दोस्तों, देखिए इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन कॉन्टेक्ट टाइप टेक्निक होती है, पहला एडवांटेज। इट गिव फास्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, दूसरा एडवांटेज हो गई। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो क्वालिटी कैमरास ऑफर हैव हाई प्राइस रेंज। देखो थर्मोग्राफी में जो हम कैमरास की क्वालिटी का कैमरा होते हैं उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इमेज कैन बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एक्यूरेटली व्हेन बेस्ड अपॉन सर्टेन ऑब्जेक्ट, स्पेशली ऑब्जेक्ट विद इरेक्ट टेम्परेचर्स। ठीक है, ये थर्मोग्राफी का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो भैया देखो थर्मोग्राफी आपको करनी है तो कैमरे तो महंगे लेने पड़ेंगे, तो डिसएडवांटेज तो यही हो गया। लेकिन थर्मोग्राफी की मदद से दोस्तों हमें फास्ट और रिलायबल एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज भी हो गया। तो इसी तरीके से आपकी ये जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं पाँचों यूनिट के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।